हेमचंद्राचार्य, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटण संलग्न नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गोजारिया, हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर सोमाभाई पटेल आज आपके सामने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय, ऐसा कहें कि काव्य शास्त्र का प्रथम चिंतन का विषय जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, विषय है दोस्तों काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण जिसके बारे में हम बात करें, उससे पहले हम काव्य की सामान्य बात जान लेते हैं। काव्य मनुष्य चेतना की सबसे महत्तम सृष्टि है। मनुष्य चेतना की सबसे महत्तम सृष्टि का अर्थ यह है कि मनुष्य अर्थात मानव समाज की चेतना अर्थात अनुभूति की यह सृष्टि है, सृजन है, जिसे काव्य कहते हैं। और काव्य शास्त्रीय चिंतन का प्रमुख प्रयोजन भी यह काव्य का लक्षण है, अर्थात काव्य का लक्षण निर्धारित करना यह काव्य शास्त्र का प्रमुख प्रयोजन भी है। लक्षण का अर्थ है असाधारण धर्म। हम काव्य शास्त्रीय परंपरा को देखते हैं और काव्य शास्त्रीय सारे चिंतन को जब देखते हैं, अलग अलग विषयों का जो मत प्रस्तुत हुआ है, काव्य के अंगों के बारे में जो लक्षण या तत्व प्रस्तुत हुए हैं, उनमें काव्य के लक्षण प्रारंभिक चिंतन का विषय है, मतलब प्रमुख विषय है। मेरी दृष्टि से काव्य के लक्षण विषय महत्वपूर्ण और प्रथम कोटि का विषय है। हम बार बार काव्य शब्द प्रयुक्त करते हैं, तब काव्य क्या है यह भी प्रारंभिक रूप से समझ लेना जरूरी है। काव्य, यह काव्य शास्त्रीय चिंतन की दृष्टि से हम प्राथमिक कक्षा से जो कोई साहित्य पढ़ते आए हैं वह काव्य है। यहां काव्य का सीमित अर्थ नहीं, यह स्पष्ट हो जाए कि काव्य का मतलब कविता नहीं, पद्य नहीं, यह तो काव्य या साहित्य का एक प्रकार विशेष है, एक विधा विशेष है। लेकिन छोटे से अर्थपूर्ण शब्द से लेकर बड़े ग्रंथ का समावेश काव्य या साहित्य के भीतर हो जाता है। अर्थात
अर्थपूर्ण शब्द, वाक्य, फिर गद्यांश या कोई सूत्र, दोहा, चौपाई जैसे छंद, पद, मुक्तक पद, फिर खंड काव्य या गद्य की छोटी इकाई, कहानी, लघु कथा या बड़ी इकाई, उपन्यास, उधर दृश्य काव्य में एकांकी या नाटक, खंड काव्य और महाकाव्य जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का समावेश काव्य के भीतर हो जाता है। यहां हमारा लक्ष्य और काव्य सिद्धांत का लक्ष्य, या फिर कहें कि काव्य शास्त्रीय विद्वानों का लक्ष्य काव्य को लेकर यही रहा है। उसके तत्वों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां काव्य का सामान्य ख्याल मैं समझता हूं कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहां काव्य के लक्षण की जब बात करते हैं तब सीमित अर्थ में काव्य नहीं है, व्यापक अर्थ में है। अर्थात यह बात छोटे शब्द, सूत्र या दोहे या फिर बड़े महान ग्रंथ को लेकर यहां बात हो रही है, काव्य के लक्षणों की बात हो रही है। काव्य के लक्षण को लेकर मित्रों, भारतीय अर्थात संस्कृत और पाश्चात्य अर्थात अंग्रेजी आलोचकों, विद्वानों ने और साथ साथ हिंदी आचार्यों ने भी अपना मत प्रस्तुत किया है। उन मतों का अवलोकन करना आज इस विषय पर हमारा लक्ष्य है। और यह अर्थात काव्य के बारे में जो चिंतन हुआ है, विचार हुआ है, उसका अवलोकन करना, यही तो काव्य लक्षण का अध्ययन करना है। अतः एक बात स्पष्ट हो गई कि काव्य क्या है अथवा साहित्य क्या है। हम जानते हैं कि वर्णों का समूह शब्द है, लेकिन शब्द यदि बिना अर्थ के हैं तो वह साहित्य नहीं है। साहित्य की परिभाषा जब हम देखें तब उसका विस्तृत पता चलता है, लेकिन उसकी और एक इशारा, सिर्फ एक शब्द आपके सामने रखकर स्पष्ट कर लूं कि काव्य की गिनती किसमें होती है। दोस्तों, कमल शब्द है, कमल, क के साथ म और ल शब्द, यह सार्थक शब्द है। इन वर्णों का समूह हुआ है जिससे कमल शब्द सुनते या पढ़ते हमारे दिलो दिमाग में एक बात उभरती है, अर्थात
हम जिसकी बात कर रहे हैं वह एक पुष्प विशेष है, अर्थात यह शब्द सार्थक शब्द है। अतः इसे हम साहित्य कह सकते हैं अथवा काव्य कह सकते हैं। छोटी इकाई जो अर्थपूर्ण है उसे काव्य कह सकते हैं, लेकिन इसी शब्द के वर्णों को उल्टा सुलटा कर हम बोले। उदाहरण के तौर पर मैं लमक या मकल बोलूं तो आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आता। अतः ये वर्णों का समूह है लेकिन सार्थक नहीं है। दोस्तों, सार्थक शब्द ही काव्य है। अब हम देखते हैं कि आचार्यों के मत से काव्य किसे कहा जाता है। आचार्यों ने काव्य लक्षण को लेकर क्या मत प्रकट किया है। सबसे पहले हम संस्कृत अर्थात भारतीय आचार्यों के मतों का अध्ययन करेंगे। बहुत बड़ी परंपरा है। अनेक आचार्यों ने काव्य के लक्षण को लेकर अपना अपना मत प्रकट किया है, लेकिन यहां हमारा लक्ष्य जो महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्वानों के मतों को देखना रहेगा, यह हमारी मर्यादा है। दोस्तों, काव्य लक्षण को लेकर जब हम सोचें तो उस परंपरा में आचार्य भरत मुनि अर्थात दूसरी शती से लेकर पंडित जगन्नाथ अर्थात 17वीं शती तक के अनेक आचार्यों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम हम ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद ने काव्य को सहज अभिव्यक्ति माना है। ऋग्वेद में लिखा है कि मैं अपने कवित्व को बादलों में से फूटकर आने वाली पावस धारा मानता हूं। अर्थात कवित्व बादलों में से फूटकर आने वाली पावस धारा है। यह काव्य को सहज अभिव्यक्ति माना है। कोई प्रयत्नवश कुछ किया जाए तब काव्य निर्मित या आकारित नहीं होता। यह तो एक पावस धारा है, ऐसा ऋग्वेद में प्रकाशित है। दूसरा, आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी काव्य को लेकर 70वें अध्याय में उसके 36 लक्षणों का परिचय दिया है। वहां भी काव्य को विशिष्ट रूप से लक्ष्य किया गया है, लेकिन काव्य के लक्षणों को स्पष्ट रूप से भरत मुनि ने 36 लक्षणों का परिचय दिया नाट्यशास्त्र में, पर उसका संकेत दृश्य काव्य को लेकर ज्यादा रहा है। काव्य को लेकर हम आचार्य भरत मुनि के काव्यालंकार ग्रंथ में उसका स्पष्ट लक्षण निर्धारित
हुआ देख सकते हैं। काव्यालंकार में आचार्य भामह ने लिखा है, शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। अर्थात यहां स्पष्ट है, शब्द और अर्थ का सहित होना काव्य है। हमने अभी कमल शब्द आपके सामने रखा तो उसमें शब्द और अर्थ का सहित होना बताया गया है, तभी जाकर उसे हमने साहित्य या काव्य माना। अर्थात काव्य में भामह कहते हैं, वह चाहे गद्य हो या पद्य हो, चाहे कोई भी विधा हो, कोई भी स्वरूप हो, लेकिन उसकी पहली शर्त है उसमें शब्द और अर्थ का साथ साथ होना जरूरी है। आचार्य दंडी ने लिखा है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। यहां भी हम देखते हैं कि शरीरम एव दिष्टार्थ एवत इष्टार्थ संधि हम अलग करते हैं तो यह भी कहा जाता है कि यह ऐसी विशिष्ट पदावली है जहां शब्द और अर्थ उस आकारित शरीर में समाविष्ट है। आगे चलकर आचार्य वामन ने काव्य की शोभा के उत्पादक धर्म और अलंकार द्वारा शोभा को वृद्धिगत करने वाले तत्व को काव्य कहा है। उन्होंने कहा है, वामन जी का कहना है कि काव्य शब्दायाम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। अर्थात गुण काव्य शोभा के उत्पादक धर्म और अलंकार उस शोभा को वृद्धिगत करने वाले तत्व हैं। आचार्य कुंतक ने भी लिखा है, शब्दार्थों सहितों वक्र कवि व्यापार शालिनी। उनका कहना यह है कि यह एक विशिष्ट शब्द व्यापार है और उसमें शब्द और अर्थ का साथ साथ होना आवश्यक है। तो आचार्य कुंतक ने भी काव्य को शब्द और वह भी सार्थक शब्द को काव्य की परिधि में रखा। दोस्तों, काव्य के लक्षण को लेकर बड़ा चर्चित विषय काव्य प्रकाश में उल्लेखित आचार्य मम्मट द्वारा परिभाषा रही है। यूं आचार्य मम्मट ने काव्य के विविध तत्वों को लेकर, अंगों को लेकर खूब बात बनाई है, प्रस्तापित की है, पर उनका यह मत देखिए, आचार्य मम्मट जी कहते हैं, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलन कृति पुनः कवापि। अर्थात मम्मट जी कहते हैं, तद्दोषो दोष रहित हो
शब्दार्थों, शब्द और अर्थ सहित हो, सगुण हो, गुण से भरा हो, अलंकृति पुनः कवापि, अर्थात उसमें अलंकारों का भी उचित प्रयोग होता है, उसे काव्य कहते हैं। दोस्तों, मम्मट जी ने बड़ी बात यहां बताई है। उन्होंने काव्य के लक्षण बताए, जिनमें एक बात आलोचकों को अखरती है। मम्मट जी ने काव्य को दोष रहित कहा। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या मनुष्य पूर्णतः निर्दोष या दोष रहित नहीं होता। तब यह तो मनुष्य के द्वारा निर्मित काव्य है, उसमें छोटी से छोटी त्रुटि या दोष तो हो सकता है। अतः दोस्तों, मम्मट जी के इस मत को मोटे तौर पर आचार्यों ने, समीक्षकों ने थोड़ा त्रुटि भरा माना। वैसे आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन को लेकर, काव्य हेतु को लेकर, काव्य के विशिष्ट अंगों को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण मत या सिद्धांत प्रस्तुत किया है। लेकिन यहां मम्मट जी चर्चा का विषय रहे हैं। आगे चलते हैं तो आचार्य हेमचंद्र ने काव्यानुशासन नामक ग्रंथ में लिखा, अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। यूं इस परंपरा को जब आगे बढ़ते हम देखते हैं तो जैसे जैसे आगे चलते हैं तो पता चलता है कि काव्य के लक्षण स्पष्ट होते जा रहे हैं। मम्मट में तद दोषो था, तो उसी वही बात आचार्य हेमचंद्र अदोषो कहते हैं। सगुणों, गुण के साथ हो, अलंकार भी हो और शब्द और अर्थ तो होना ही है काव्य में। आगे देखिए, आचार्य विश्वनाथ बड़ा ग्रंथ लेकर आते हैं, साहित्य दर्पण। आलोचना जगत में इस ग्रंथ का भी महत्व है और आचार्य विश्वनाथ ने संक्षेप में पर बड़ा मत व्यक्त किया है। उनका कहना है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यहां विश्वनाथ ने रस को लक्ष्य कर बात कही है। दोस्तों, काव्य की आत्मा को लेकर जो जो चिंतन प्रस्तुत हुआ कि काव्य की आत्मा क्या है, अलंकार है, रस है या फिर वक्रोक्ति है, औचित्य है, ध्वनि है, उसी को लेकर बड़ी बात और बड़े संप्रदाय सिद्धांत चले और मूलतः वही स्थापना हुई जो काव्य की आत्मा रस है। यहां विश्वनाथ ने रसात्मकम काव्यम कहा। रसात्मकम का अर्थ यही है कि अर्थपूर्ण काव्य।
वाक्य काव्य है। शब्दों का अदल बदल है, लेकिन अभिप्राय तो एक ही है कि यहां वाक्य अर्थात शब्द अर्थपूर्ण, रसात्मक अर्थात अर्थपूर्ण होना आवश्यक है, जिसे काव्य कहा जाता है। पंडित जगन्नाथ भी इस संदर्भ में काव्य लक्षण को लेकर महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। उनका ग्रंथ रस गंगाधर, जिसमें जगन्नाथ जी ने लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य, माफ कीजिएगा, प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। हमने पहले और बार बार इन विद्वानों के मतों में यह देखा कि अर्थ का प्रतिपादन होना चाहिए। यहां जगन्नाथ जी कहते हैं एक शब्द लगाकर कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन ही, प्रतिपादक करने वाला शब्द ही काव्य है। शब्द मतलब हमने पहले भी ख्याल स्पष्ट किया कि छोटी इकाई, अर्थपूर्ण काव्य की छोटी इकाई शब्द है। यहां शब्द का व्यापक अर्थ ग्रहण करना है कि कोई भी साहित्य, कोई भी रचना, कोई भी कृति जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करती है तो अवश्य वह काव्य है। दोस्तों, इस प्रकार हमने प्रमुख संस्कृत आचार्यों के मतों को देखा। एक बात स्पष्ट हो गई कि उनका मत यह है कि अर्थपूर्ण शब्द ही काव्य है। आइए हम हिंदी विचारों के मतों का सफरनामा करते हैं। हिंदी विचारकों ने बाद में काव्य के लक्षणों को लेकर अपना विचार प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि जब रीतिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल विशेष है, उसमें कवियों ने काव्य शास्त्रीय चिंतन, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि लक्षण ग्रंथों का सृजन किया। और उनमें हम चिंतामणि का नाम आदर के साथ ले सकते हैं। चिंतामणि जी रीतिकाल के प्रारंभिक आचार्य कवि हैं। उनका विचार भी देखिए यूं मम्मट से, अर्थात मम्मट के विचार से मिलता जुलता विचार है। चिंतामणि जी काव्य लक्षण को लेकर लिखते हैं, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुद्ध कहत सब कोई। यहां चिंतामणि जी ने भी कहा कि जिसमें गुण हो, अलंकार न सहित अर्थात अलंकारों का साथ हो, शब्द और अर्थ युक्त हो, विबुद्ध कहत सब कोई। लेकिन चिंतामणि ने भी लिखा दोष रहित जो होई। यह बात मम्मट की बात से मिलती जुलती है। तो चिंतामणि का यह मत भी
यूं हिंदी विचारकों में महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरे, कुलपति मिश्र को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार सबद अर्थ सो कविता है, ताको करो विचार। कुलपति मिश्र ने भी बताया कि दोष रहित हो और गुण सहित, अर्थात गुणों का साथ हो, कछुक अल्प अलंकार। कछुक मतलब यहां कुलपति मिश्र जी का कहना है कि कुछ कुछ अल्प अलंकारों का, आलंकारिकता का ज्यादापन नहीं, पर जहां आवश्यक हो वहां अलंकार का प्रयोग हो। जब व्यापक अर्थ लेते हैं तो कह सकते हैं कि जहां काव्य के विशिष्ट अंगों का या उसमें समाहार हो उसे काव्य कहा जाता है। सबद अद अर्थ सो कविता है, यह तो प्रमुख बात है। सभी ने एक विचार तो रखा है कि सबद अर्थ सो कविता है, अर्थात शब्द और वह अर्थपूर्ण है, वही कवित मतलब कविता है, काव्य है। ताको करो विचार। आगे रसवादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देखिए। रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि नामक ग्रंथ में बड़ा ही चिंतनात्मक विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें कविता क्या है उसी को लेकर उसी शीर्षक से अपनी बात प्रकट की है। शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यह शुक्ल जी ने आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, पहले इसे देखते हैं कि यहां आचार्य ने कहा है कि हृदय आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता तब तक हमारी आत्मा मुक्त नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यदि किसी खास बात या घटना विशेष को लेकर हमारे मन में बड़ी उलझन है, मानो कि कोई पारिवारिक संदर्भ है, कोई भी ऐसी बात बन गई बिगड़ गई है, तब हमारे दिलो दिमाग में हमारी आत्मा तब थोड़ी कहें कि बंधी हुई है, टू बी नॉट टू बी चलता है, क्या करे क्या न करे ऐसी मुश्किल में हम हैं। तब देखो इसी विषय को लेकर हम चलते रहे तो हमारा मन उग्र या व्यग्र या बेचैन या कहीं ऐसा अनमना सा जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन उसी विषय को लेकर जब कहीं से भी येन केन प्रकारेण हमें ज्ञान मिल जाता है, तब हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, मित्रों से बात कर लेते हैं या किसी से सलाह मशवरा कर लेते हैं, तब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। तो यहां इस संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार
हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यहां फिर हृदय, दिल और दिमाग की बात है। हृदय तभी मुक्त होता है जब रस दशा की अवस्था प्राप्त होती है। ये कैसे? तो वैसे यहां भी रस शब्द लगाया है कि रस दशा कौन सी? हमारे चित्त, हमारे हृदय के अनुकूल विषय जब होता है तब वह हमारी रस दशा है, बराबर है। और रस दशा में हम मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी घटना है या फिर कोई ऐसी बात है जो जिसमें हम रस रखते हैं, तो ऐसी बात के बनने से हमारा हृदय मुक्त हो जाता है। मैं सीधे रूप से एक उदाहरण दे दूं कि यदि हमारे घर किसी खास मेहमान अर्थात हमें प्रिय कोई व्यक्ति है, मित्र है, वह आ रहा है, इसकी बात सुनते ही, ये समाचार या मैसेज सुनते ही हमारा हृदय देखो रस दशा की अवस्था तक पहुंच जाता है और हम तब मुक्ति का अनुभव करते हैं। यह हृदय के साथ, मन के साथ जुड़ी हुई बात है। काव्य में भी दोस्तों यही नियम लागू होता है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए अब बात होती है, मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे काव्य कहते हैं, कविता कहते हैं। हृदय की मुक्ति के साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान, मतलब कि साहित्य या काव्य वही है जो शब्द में बधा हुआ है, आकारित हुआ है। वाणी, विचार शब्द में आकारित होता है, तब उसे कविता या काव्य कहते हैं। यहां शुक्ल जी ने कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष, कविता का आंतरिक रूप और बाहरी रूप, बाह्य रूप भी यहां लक्ष्य किया है। दूसरा मत देखिए जिसके प्रस्तुतिकार हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने भी काव्य के लक्षण को लेकर कहा है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं के श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। यहां भी देखो दोस्तों, जब हम संस्कृत आचार्यों की बात अथवा मत देखते हैं और उनके साथ हिंदी विचारकों का मत देखते हैं, तो यह शब्दों का अदल बदल है और मत प्रस्तुति का अदल बदल है। यह रीतिकालीन और आधुनिक चिंतकों ने बात प्रस्तुत की है, तो उनकी प्रस्तुति, उनकी शैली अलग है। लेकिन गहरे रूप से देखें तो प्रस्तुति सभी की एक सी है। गुलाब राय ने कहा कि अभिव्यक्ति है, भाव प्रदान। मैं फिर से बोलूं, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं के श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया, अर्थात हम जानते हैं
कि कोई साधारण व्यक्ति की नहीं, कवि की अर्थात संवेदनशील व्यक्ति की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया है। मेरे हृदय में या आपके हृदय में या किसी के हृदय में वर्षा का माहौल देखकर जब भाव का, हृदयगत भाव का ओवरफ्लो हो जाए, तब वह उसका रहा न जाए, तब जब शब्द में आकारित हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, उसे काव्य कहा जाता है। भाव जब तक, विचार जब तक, अनुभूति जब तक अभिव्यक्त न हो, तब तक उसे काव्य नहीं कहते। अर्थात यहां शब्द में आकारित होना काव्य का प्रमुख लक्षण है, काव्य की मुख्य शर्त है। विचार तो यूं सारी मानव जात करती है, हर क्षण पर मनुष्य के दिलो दिमाग में विचारधारा तो चलती ही रहती है, लेकिन उसको जब कोई शब्दबद्ध करता है तो वह सार्थक शब्दबद्ध अभिव्यक्ति को काव्य कहा जाता है। आगे बाबू श्याम सुंदर दास, उनका कहना है कि किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। अर्थात श्याम सुंदर दास जी का कहना है कि कोई पुस्तक या साहित्य या काव्य की उपाधि तब प्राप्त करता है, कोई अभिव्यक्ति तब प्राप्त करती है जब उसमें जो कुछ भी लिखा है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यदि यह है, उद्देश्यों की पूर्ति है, शब्द अलग है, कहने का मतलब यही है। उद्देश्यों की पूर्ति करना मतलब विचार सोद्देश्य होना, सोद्देश्य होना अर्थात विचार सार्थक होना, अर्थपूर्ण होना, अर्थयुक्त होना, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास जी का कहना है। दोस्तों, इन विचारकों के साथ साथ मोटे तौर पर जिनका स्वभाव प्रकृति कविता करना रहा है, लेकिन उन कवि या गद्यकारों ने भी कभी कभार अपनी रचनाओं में काव्य को लेकर विचार प्रस्तुत कर दिया है। ऐसे भी हिंदी में बहुत से कवि हैं। यहां हम प्रमुख कवियों को देखें तो जयशंकर प्रसाद का कहना है, कविता आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति को प्रसाद जी काव्य कहते हैं। जबकि प्रेमचंद का कहना है, प्रेमचंद ने कहा है कि काव्य मानव हित में सहायक होना चाहिए, वह जीवन की आलोचना करता हो। कौन? तो दोस्तों, काव्य साहित्य, साहित्य जीवन की आलोचना करता हो, फिर वह निबंध हो, कहानी हो, कविता हो के रूप में या किसी भी रूप में क्यों न हो। प्रेमचंद जी कहते हैं कि किसी भी रूप में प्रस्तुत उसी साहित्य को काव्य कहते हैं अथवा विचार को काव्य कहते हैं जो मानव हित में सहायक होना चाहिए और जीवन की आलोचना करता हो।
अर्थात दूसरे शब्दों में सार्थक हो। जीवन की सार्थकता प्रस्तुत करने वाला शब्द ही अथवा रचना ही अथवा कृति ही काव्य कहा जाता है। प्रेमचंद ने हम देखें तो बाबू श्याम सुंदर दास की तरह कला को कला की तरह नहीं, मानव जीवन के निमित्त स्वीकार किया है। कला कला के लिए के पक्ष में नहीं, कला जीवन के लिए के पक्ष में। यहां हमने देखा कि श्याम सुंदर दास जी और प्रेमचंद ने इस मत पर बल दिया है। सुमित्रानंदन पंत जी ने कविता को परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है। परिपूर्ण क्षणों की वाणी, वाणी मतलब कला पक्ष है, अभिव्यक्ति है, और परिपूर्ण क्षण मतलब यह एक विशिष्ट परिस्थिति है, एक विशिष्ट विचार है। अलग शब्द में पंत ने प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा ने कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण कहकर कविता विधा से संबंधित मत प्रस्तुत किया है। यहां महादेवी वर्मा कविता को लक्ष्य कर कहते हैं कि कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण कविता है। उनकी बात भी यहां सराहनीय है। आचार्य नंदुलारे जी वाजपेयी का भी मत है कि काव्य में कवि मानव अनुभूतियों को कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण करता है। फिर से, मानव अनुभूतियों को, अर्थात हो गया अनुभूति किसकी? मानव की, मानव मात्र की अनुभूति। क्योंकि दूसरा, मानवेतर प्राणी तो साहित्य की रचना नहीं करते। हाँ, अनुभूति होती है, लेकिन वे साहित्य रचते नहीं, दूसरी कला करते हैं। यहां मर्यादा है। दूसरी कला मतलब कि नाचना, कुछ ऐसा कला प्रस्तुति करना। लेकिन यह वाजपेयी जी का कहना है कि मानव अनुभूति का, अनुभूति मतलब विचार, मन में जो भाव उभरा है उसे कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण जब किया जाए तब वह काव्य माना जाता है। अर्थात कवि या साहित्यकार कल्पना का प्रयोग कर सकता है और उसका सौंदर्यमय चित्रण कर सकता है। कहीं प्रतीक का प्रयोग करे, व्यंग का करे, और काव्य के कलागत अनेक उपकरण हैं। उन उपकरणों का प्रयोग कर कवि अपनी अनुभूति को जब अभिव्यक्त करता है, यहां पर उन्होंने कल्पना के सहारे लिखा, तो कल्पना का प्रयोग भी कवि कर सकता है। लेकिन कवि में अर्थात काव्य में भाव या विचार कलात्मक रीति से प्रस्तुत हो तब वह काव्य माना जाता है। तो वाजपेयी जी का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का मत भी यहां स्थान रखता है। वैसे हिंदी विचारकों ने भी खूब कहा है, लेकिन यहां हमने जो बात बताई वह प्रमुख हिंदी विचारकों के मत थे। अब थोड़े अंग्रेजी या पाश्चात्य विचारकों के मत भी देख लेते हैं। उनमें सर्वप्रथम अरस्तु है। अरस्तु का कहना है, इट इज एन इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ वर्ड। अरस्तु का कहना है, मीन्स ऑफ वर्ड शब्द का मीनिंगफुल अर्थात अर्थयुक्त होना ही काव्य है।
जबकि कालरीज कहते हैं पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। प्रसिद्ध विचारक कालरीज का यह मत देखिए, विधान देखिए, बड़ी बात इस विधान में है। बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, अर्थात उत्तम शब्दों द्वारा उत्तम विचार, बेस्ट ऑर्डर, उत्तम विचार की प्रस्तुति ही काव्य है। अर्थात कालरीज ने काव्य को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया है। ड्राइडन कहते हैं, चिंतक ड्राइडन का कहना है, पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता सुस्पष्ट संगीत है। संगीत यहां सुस्पष्ट संगीत अभिव्यक्ति है। कविता स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब अर्थपूर्ण, रसिक, ज्ञान प्रदायक अभिव्यक्ति संगीत ही काव्य है। वर्ड्सवर्थ ने भी कविता को प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक माना है। वर्ड्सवर्थ का कहना है, देखिए उनके ही शब्दों में, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यह कहा गया कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, अर्थात पावरफुल फीलिंग्स, फीलिंग्स मतलब हमारे भाव, हमारी अनुभूति, उसका ओवरफ्लो हो जाना और फिर ओवरफ्लो होकर सहज उद्रेक के साथ अभिव्यक्त होना ही काव्य है। यहां वर्ड्सवर्थ कविता को प्रबल अनुभूतियों का अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार को लेकर पाश्चात्य आलोचकों में एक और नाम जो अहमियत रखता है, वह नाम है दोस्तों मैथ्यू आर्नल्ड्स। मैथ्यू आर्नल्ड्स का विचार मेरी दृष्टि से प्रेमचंद के विचार की तरह है। यह प्रेमचंद के विचारों से मिलता जुलता है। मैथ्यू आर्नल्ड्स का कहना है कि काव्य जीवन की आलोचना है। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जीवन की आलोचना है, मतलब जीवन की आलोचना यह व्यापक अर्थ में प्रस्तुति है कि समग्र रूप से जीवन की प्रस्तुति काव्य है। जीवन की प्रस्तुति मतलब अनुभूति की प्रस्तुति काव्य है, मतलब भावों का ओवरफ्लो, यही तो काव्य है। जॉनसन कहते हैं, कविता सत्य और आनंद के एकीकरण की कला है। सत्य और आनंद के एकीकरण की कला है। आनंद रस और सत्य मतलब हृदयगत जो भाव है, हृदयगत भाव हमेशा सत्य, ईश्वर सत्य है, तो भाव भी सत्य है। और आनंद के एकीकरण की कला काव्य है। आगे कहते हैं वे, जिसमें विवेक के साथ कल्पना का प्रयोग होता है। कल्पना का प्रयोग होता है, पर कैसे? विवेक के साथ। कल्पना की अतिशयोक्ति नहीं, भाव को या विचार को या उद्देश्य को या आशय को जब हम शब्दों में आकारित करते हैं, उसको जन्म देते हैं, उसको निर्मित करते हैं, तब कल्पना का कितना प्रयोग करना चाहिए, जॉनसन ने उसे स्पष्ट कर लिया कि कल्पना का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए।
दोस्तों, चैम्बर्स कोर्स में भी काव्य के लक्षणों पर प्रकाश पड़ा है। कोश में स्पष्ट है कि कविता कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला है। इस प्रकार येन केन प्रकारेण हमने देखा कि काव्य के लक्षण को लेकर भारतीय, हिंदी एवं पाश्चात्य चिंतकों ने जो मत प्रस्तुत किया, उन तमाम मतों से सार रूप यदि कहना है तो कह सकते हैं कि काव्य सार्थक शब्दों की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार काव्य के लक्षणों को लेकर हमने आपके सामने बात प्रस्तुत की। मुझे आशा है कि आपने काव्य के लक्षणों के आधार पर काव्य के स्वरूप को समझने की कोशिश की होगी। आपके मन में काव्य की अवधारणा या काव्य से अभिप्राय इन लक्षणों के जरिए स्पष्ट हुआ होगा। ऐसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।